नमस्कार मित्रों। कई बार समझ में नहीं आता कि आखिर समाधान क्या होगा। अयोध्या, मथुरा, काशी, कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने गुज़र रही हैं। बदलाव की एक अजीब सी मांग जो है वो एक नई दिशा की ओर जा रही है। दिशा गलत है या ठीक है, ये फिर बहस का मुद्दा है। बहस के मुद्दे की बजाय मैं समझता हूँ कि आज कुछ थोड़ी सी सूचनाएं, आपस में कुछ जानकारियाँ बांट लेते हैं। मित्रों, ये बात मान के चलिए कि भारत विभाजन का ये पाक का तो विभाजन हुआ ही नहीं। भारत विभाजन को 75 बरस हो चुके हैं और 75 बरस में भी हम लोग आपस में एक समझदारी का, पारस्परिक सूझबूझ का एक माहौल जो है वो बना नहीं पा रहे। ये बात तो मान कर चलिए। और ये सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि ये इतिहास में भी खेमे बने हुए हैं। अब हबीब साहब का अपना खेमा है और रोमिला थापर का जो इतिहास है वो उसका अपना है। रामचंद्र गुहा अपने इतिहास में कुछ अलग बातें कहते हैं और PN ओक साहब ने, जिन्होंने ताज के बारे में कुछ किताबें भी लिख पारी हैं, उनका अपना इतिहास है। और इतिहास के बारे में अलग अलग नज़रिए जो हैं, दृष्टिकोण, ये बड़ा काफ़ी पेचीदगी की ओर हमें ले जा रहे हैं। मित्रों, सीधी सी बात यह है कि इतिहास सदा प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है। उसको तो एविडेंस चाहिए। इतिहास न दक्षिणपंथी होता है, न वामपंथी, न प्रगतिशील और न रूढ़िवादी। इतिहास होता है। वो हमारी विरासत का सवाल है। अब चीन के यात्री यहाँ आते रहे। फाहियान आया, इब्न बतूता पहन के जूता वाला इब्न बतूता, वो भी आया, और उसके बाद इत सिंह आया, और बहुत सारे यात्री अन्य भी चीन से और अन्य देशों से यहाँ आते रहे। और हमारे यहाँ से भी राहुल सांकृत्यायन जैसे अनेक यायावर जो हैं वो विश्व भर के कई देशों में घूम आए। और पुराने समय में, पुराने वक्तों में सुल्तानों, सम्राटों के दरबारों में भी इतिहासकार होते थे। बाकायदा एक पद होता था जो समकालीन इतिहास को लिखते थे। लेकिन उस वक्त ये खूबसूरती होती थी कि इतिहासकार अपनी हर चीज़ को अपने सम्राट, सुल्तान या राजा को दिखाने के लिए बाध्य नहीं होते थे। लिखते ज़रूर थे, दर्ज करते थे सारी की सारी जो ऐतिहासिक बातें हैं। अब बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं इतिहास समकालीनों के द्वारा, राजा महाराजाओं के समकालीनों के द्वारा, लेकिन कहीं भी उन्होंने तथ्यों में ज़्यादा बदलाव का दुस्साहस नहीं दिखाया। और अब बात चलती है, जब कभी कुतुब मीनार की बात अब चल रही है और उसके बाद अब दरबारों, सड़कों की बात, अब मार्गों की बात भी पहुंचने लगी, सड़कों तक विवाद होने लगे हैं कि अकबर हमारा महानायक तो नहीं था, उसके नाम पर सड़क क्यों, और राणा प्रताप के नाम पर सड़क क्यों नहीं। और इस प्रकार से विवाद जो है वो एक अलग नई दिशा की ओर जा रहे हैं। और लेकिन अब हमारे सामने सवाल ये है कि आखिर क्या इसका परिणाम क्या निकलेगा, परिणति क्या होगी। जब परिणत की बात होती है तो उस वक्त एक सूचना छोटी सी आपसे बांट लेते हैं कि अतीत में एक बार हो हल्ला मचा था। छठे दशक में समाजवादी नेता और विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बाकायदा आंदोलन शुरू किया था कि दिल्ली में जितने भी विदेशी शासकों जो यहाँ से हमारे ऊपर शासन करते रहे, अत्याचार हम पर ढाते रहे, उनकी हमने प्रतिमाएं जो है मुख्य चौराहों पर लगा रखी हैं। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम जब वहाँ से गुज़रते हैं तो हम प्रतिमा को नमन करने की बजाय हिकारत से देखते हैं। तो ये हिकारत का सिलसिला जो है ये बड़ा चुभता है। इनका कोई समाधान निकालो, इनको यहाँ से हटाओ। और एक दो मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित भी की गई। ये भी नौबत आई। बाद में जब देखा गया कि ये सारे के सारे मूर्तियाँ जो हैं, ये मूर्तियों को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा है, तो उन सब को मित्रों, एक दिल्ली में एक पार्क है, बुरारी रोड पर है, और इसको बोलते हैं कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोनेशन पार्क इसलिए कि जितने भी ब्रिटिश सम्राट जब सत्ता में आते रहे, सत्ता ग्रहण करते रहे, उनके बारे में जो समारोह होते थे वो कोरोनेशन पार्क में होते थे, ताकि
उनका जो सत्ता संभालने का जो काल है, या जब कभी उनकी भारत यात्रा होती थी तब भी उनको उसी पार्क में उनके सम्मान में समारोह होते थे, बड़ी परेड्स वगैरह बड़ी होती थी। अब ये सोचा गया कि जब एक पार्क है हमारे लिए और दिल्ली में जो विवादास्पद मूर्तियां हैं वो बड़ा परेशान कर रही हैं, और जॉर्ज पंजम जैसे कद्दावर सबसे ऊंचे आकार वाली मूर्ति आदम कद वो इंडिया गेट के पास लगी हुई है, तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये आदम कद प्रतिमा जिसका डिज़ाइन स्वयं लुटियन ने तैयार किया था, एडविन लुटियन, जिसके नाम पर लुटियन दिल्ली भी कई बार जिक्र में आती है, तो ये सोचा गया कि ये सारी की सारी प्रतिमाएं जो हैं यहाँ से हटा दी जाएं ताकि विवाद का मुद्दा ना बने। तोड़ फोड़ होगी तो इसकी प्रतिक्रिया उधर भी होगी, तो बेहतर यह है कि इनको सम्मानजनक ढंग से यहाँ से हटा दिया जाए। उन मूर्तियों को सबको हटाकर एक ही स्थान पर ले जाया गया, और ये एक प्रतिमाओं का विस्थापन आप कह सकते हैं, फिर से उनको नया ठिकाना देने के लिए और 2 गज ज़मीन उनको देने के लिए 19 मंच वहाँ पर कोरोनेशन पार्क में तैयार किए गए। उन मंचों पर वो मूर्तियों को लाके, प्रतिमाओं को लाके रख दिया गया। और लेकिन वहाँ भी अभी जगह ज़्यादा बड़ी है और मूर्तियाँ कम हो गई। मूर्तियाँ जितनी थीं उतनी लाई जानी थी, शेष जगह छोड़ दी गई कि जब कभी किसी और मूर्ति के बारे में विवाद होगा उसको भी यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। और ये बड़ी अजीब स्थिति है। इसमें लॉर्ड विलिंगटन की भी मूर्ति है, इसमें लॉर्ड इरविन की भी है, लेडी हार्डिंग की है, लॉर्ड हार्डिंग की है। जो प्रतिमाएं उनके शासनकाल में लगीं, छोटी बड़ी, जॉर्ज पंजम की तो खैर सबसे बड़ी थी, और महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा भी थी चांदनी चौक में, उन सबको हटाकर वहाँ कोरोनेशन पार्क में थोड़ी थोड़ी ज़मीन देकर, थोड़ा सा पेडस्टल देकर वहाँ पर सजा दिया गया, और वहाँ पर टिकट लगा दी गई। देखो ये भूतपूर्व शासक हमारे कोई देखना चाहे तो प्रवेश करे और देख सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य धारा से उन मूर्तियों को बाहर कर दिया गया। अब दिक्कत ये है कि हम लोग बाकी जो शासन है, मुग़ल कालीन शासन, उसको बेदखल कैसे करें दिल्ली की ज़िंदगी से। ये थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने वाला प्रश्न है कि लाल किला अब जिन्होंने बनाया था वो मुग़ल काल में बना था, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी इसमें फ़िलहाल उस बात को चुनौती कोई नहीं देता। और उसके गिर्द यमुना के जो बने हुए हैं, यमुना नदी के बहाव के रास्ते, वो भी कोई मना नहीं करता, कोई इस बात से मुनकिर नहीं होता इतिहासकार। अब लाल किला को आप ढा तो सकते नहीं, उसको वहाँ से किले को पूरे को शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। तो बेहतर एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जब ऐसे इतिहास में कोई विवाद आता है तो आप ऐतिहासिक जो विवाद हैं उनके एक बाकायदा स्मारक पट्टियाँ बनाकर उन पर दर्ज कीजिए कि यहाँ पर पहले मंदिर था और उसके बाद मंदिर को तोड़कर ध्वस्त करके ये स्मारक बनाया गया, लेकिन कालांतर में लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस स्मारक को यहाँ से हटाया गया। या जो कुछ भी आप देना चाहें, निष्पक्ष रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आप इतिहास की कोई भी घटना, ऐतिहासिक किसी भी बदलाव का जिक्र उन स्मारकों के पास नाम पट्टिकाओं के रूप में भी कर देंगे तो आपका पर्पस, आपका उद्देश्य काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी तक हमारे जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिवान जो बौद्धिक शख्सियतें हैं, जो इतिहासकार हैं, वो मिलकर अभी तक वो फहरिस्त अंतिम रूप से तैयार नहीं कर पाए कि कौन कौन सी इमारतें या कौन कौन से ऐसे स्मारक हैं जो विवादास्पद हैं। अब विवादास्पद की एक अगर सूची फहरिस्त बनाई जाती है तो उसके बाद उनमें से कुछ एक चीज़ें एक्सक्लूड की जा सकती हैं, कुछ एक चीज़ें निकाली जा सकती हैं। बहुत विवादास्पद और विचारोत्तेजक मुद्दों को विचाराधीन रखा जा सकता है, शेष चीज़ें खारिज हो सकती हैं विवादों की सूची से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिल बैठकर ही हल किया जा सकता है। विवादों का सिलसिला बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी इबारतें दर्ज हो चुकी होती हैं जिन्हें हम खारिज तो कर नहीं सकते। तो इसलिए बहुत कुछ हमें सावधानी पूर्वक और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए और विदेशी आक्रांताओं का बाकायदा इतिहास में ज़िक्र करते हुए
हमें बड़े निष्पक्ष मन से इन बातों पर विचार करना चाहिए। शुक्रिया।